कौन कहता है लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं, जो लोग विदेशों तक। साहित्य अर्पण का जो सबसे पहला कवि सम्मेलन मुझे याद आता है वो दिल्ली में हुआ था। इतना हंसो फिर रोने का वक्त ना आ गया। मेरे पापा भी लिखते हैं, ससुर हैं मेरे, वो लिखते हैं, सुधीर अधीर जी। और उन्हीं से ही, वही मेरी एक तरीके से प्रेरणा कह लीजिए। नहीं तो मेरी रचना केवल डायरी में कैद होकर दिमाग का आहार बन जाती। बहुत छोटे छोटे से क्षेत्र हैं जहाँ से रचनाकार निकल कर आते हैं, जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। समंदर की आवाज को तुम शोर कहते हो, बड़े पागल हो, मुझे बोर कहते हो। खड़े होते हो महफिल में जब भी, खड़े होते हो महफिल में जब भी, मुझे ही सुनने को मंसूर कहते हो। हमने खुशबुओं के बंद खोल दिए, हवा अब तेरी जिम्मेदारी। जैसे कि कल कार्यक्रम में प्रतिभा प्रकाश जी आई थी, तो वो खासकर पंजाब से सहारनपुर सिर्फ मिलने के लिए आई थी। एक कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि। ऐसी कहावत को जैसे श्राद्ध करने के लिए विदेशों में जो है साहित्य का डंका बजा रही भारत की मूल नेहा शर्मा जी आज जी डी न्यूज़ के साथ में है। साहित्य अर्पण करके एक कवियों को मंच देने का काम जो है इंटरनेशनल लेवल पर आप कर रही हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। साहित्य अर्पण संस्था जो इन्होंने शुरुआत की है, आप जो उसके सीईओ हैं, और उसका विजन क्या है, लक्ष्य क्या है, और किस तरह के जो कवियों को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। माध्यम आपने कैसा रखा हुआ, किस भाषा पे आप काम कर रहे हैं, और आप इस क्षेत्र में जो उपलब्धि क्या हासिल करना चाह रहे हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। नेहा जी आपका जी डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप जी। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया है। और यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने भारत की मिट्टी में मैं पली बड़ी हूँ। और वाकई में यहाँ जब भी मैं दुबई से यहाँ आती हूँ बहुत बहुत अच्छा लगता है सबके बीच में। खासकर कि जब आप कदम रखते हैं भारत की मिट्टी पर तो एक अलग एहसास होता है, एक अलग हवा होती है जो मन को तरोताजा कर जाती है। एक सफर की आपने शुरुआत की थी सहारनपुर, जो भारत का अपना उत्तर प्रदेश का शहर माना जाता है, जिला माना जाता है, और दो आपका हिस्सा रहता है गंगा जमुना तहजीब के लिए भी मशहूर है। यहाँ से अब ये निकल कर दुबई जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर आप गई और आपने ये साहित्य अर्पण जैसी संस्था की आपने शुरुआत की है। आखिर आप किस लक्ष्य को लेकर जाए या किस प्रेरणा को लेकर आप आगे बढ़ने का कार्य करें, बताएं। जी बिल्कुल। साहित्य अर्पण की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी आज से। और मैं अकेली लेकर इसे निकली थी और धीरे धीरे कारवां बनता गया। और ये सफ़र जो है, साहित्य का जो सफ़र है, वो बड़ा होता गया। शुरू में एक छोटा सा फेसबुक ग्रुप था जिसे हम लोगों ने सिर्फ लेखन से शुरू किया था। उसके बाद में वेबसाइट बनी, एप्लीकेशन भी बन रही है अभी, और साथ में कवि सम्मेलन भी हुए। जो साहित्य अर्पण का जो सबसे पहला कवि सम्मेलन मुझे याद आता है वो दिल्ली में हुआ था। और उसमें जो हमारी टीम थी, 5 लोगों की टीम शुरू में बनी थी, किन्हीं कारणों से वो टीम टूट गई थी। लेकिन आज तो साहित्य अर्पण की जो है शाखाएं भी बन चुकी हैं बहुत सारी, और अलग अलग लेवल पर काम कर रहा है। लेखन के लिए साहित्य अर्पण काम कर रहा है, साथ में विधाओं को सिखाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि साहित्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं। और मुझे लगता है कि जो रचनाकार है, वो जो कविताएं हैं, कविताएं बहुत जल्दी रच सकते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि इसकी विधाएं भी हैं बहुत सारी। दोहा है, धनाक्षरी है, और साथ में जो गद्य में है, गद्य में भी आप देख सकते हैं, गद्य में पद्य में ये चीजें होती हैं। कहानियां, लघु कथाएं, किस्से, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी और लेख, आलेख, बहुत सारी विधाएं हैं इसकी जिस पर हम काम करते हैं और लिखते हैं। तो वही सिखाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं साथ में। और साथ ही साथ हम लोगों का कहानियों का कार्यक्रम आता है जिसके 4 सीजन हो चुके हैं अभी तक। ऑनलाइन कार्यक्रम रहता है जिसमें कहानीकार अपनी कहानियां सुनाते हैं।
नेहा जी, अक्सर देखने में आता है कि उपजाऊ भूमि में फसल कोई भी उगा सकता है, लेकिन जो है अनुपजाऊ भूमि जहाँ पे जो है उस हुआ हुआ या यूँ कहा जाए वो बंजर भूमि जहाँ पे फसल की संभावना नहीं होती। आपने दुबई में जाके जो है साहित्य अर्पण की शुरुआत की है और हिंदी के साथ शुरुआत की है, हिंदी के नाम को आगे बढ़ाने का काम आपने किया है। तो एक विचार कैसा आया कि आपने दुबई में जाके अपनी उस संस्कृति को, अपने उस साहित्य को जिंदा रखने का और आपने इतनी बारीकी के साथ जिंदा रखने का और आपने उन कवियों को आगे बढ़ाने की शुरुआत आपने की है, तो आखिर मन में जो उद्गार है वो आखिर है क्या? इसके पीछे भी एक अनुभव छुपा हुआ है अनुज जी, सच कहे तो, या कहे कि मन की पीड़ा। जैसा कि मेरे पापा भी लिखते हैं, ससुर हैं मेरे, वो लिखते हैं, सुधीर अधीर जी, और उन्हीं से ही, वही मेरी एक तरीके से प्रेरणा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि उन्हीं को ही मंच दिलाने के लिए मैं शुरू में लड़ रही थी खुद से, कि आखिर उनको मंच दिलाना है, क्योंकि वो लिखते हैं तो उनकी कविताओं को तो बहुत सारे फोन कॉल्स किए, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी ने मदद नहीं की कि उनकी कविताएं कैसे छपवाई जाए। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं जब पापा के लिए इतना लड़ रही हूँ, तो बाकी के जो नवोदित रचनाकार हैं वो कहाँ जाते होंगे, वो किससे मदद लेते होंगे अपनी पुस्तक प्रकाशन के लिए भी, अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने के लिए भी, वो किससे लड़ते होंगे जा करके। उसके बाद में मैं एक फेसबुक ग्रुप से जुड़ी, तो मैंने सोचा कि चलो फेसबुक ग्रुप से ही शुरू किया जाए। मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया। सबसे पहले जो फेसबुक ग्रुप था उसका नाम उस टाइम पर काव्य अर्पण लिख रखा था, तो मैंने सोचा कि तो काव्य को समर्पित हो जाएगा, साहित्य बेहतर है कि इसको साहित्य अर्पण नाम दिया जाए, और साहित्य में सब कुछ समाहित है। तो जब साहित्य अर्पण चलाया तो नहीं सोचा था कि यह इतना आगे तक बढ़ जाएगा या इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत खुशी हुई कि जो नवोदित रचनाकार है या जो जिनका नाम भी हो चुका है, बल्कि वो भी रचनाकार इससे जुड़े हुए हैं, उनके मैं कुछ काम आ पा रही हूँ, उनको मंच प्रदान कर पा रही हूँ। अगर हम बात कुनबे की करें, आपके परिवार की बात करें, साहित्य अर्पण के साइज की अगर हम बात करें, या हम, आपने बोला कि अलग अलग क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, आज आपका साइज किस लेवल का है और किस किस इंटरनेशनल लेवल आप काम कर रहे हैं, भारत में आप लोग जो है कहाँ पे और किस तरह के कवियों को या साहित्यकारों को अपने साथ में लेके और किस तरह का आप जो मंच दे रहे हैं? अभी आपने ऑनलाइन मंच की बात की है। कुछ कवि होते हैं कि जो वो अपनी कवि जो है कविता जो है किताब प्रकाशित कराना चाहते हैं, या वो ऑनलाइन जो नहीं जानते, अभी ग्रामीण अंचल में बहुत सारे वो लोग हैं जिनको जानकारियाँ नहीं होती ऑनलाइन पे कैसे काम किया जा सकता है, उसके लिए आप क्या बेहतर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। साहित्य अर्पण की शाखाएं हम लोगों ने शुरू की हैं फिलहाल अलग अलग राज्यों में, क्योंकि मुझे लगा कि अगर सिर्फ साहित्य अर्पण को एक जगह पर रख दिया जाएगा तो शायद से छोटी छोटी जगह तक साहित्य अर्पण नहीं पहुंच पाएगा, और बहुत छोटे छोटे से क्षेत्र हैं जहां से रचनाकार निकल कर आते हैं जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, परंतु अगर वहीं पर दबकर उनकी ये कला खो गई या साहित्य खो गया तो सच में ये हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखद होगा। तो साहित्य की जो शाखाएं हैं वो शुरू की गई। झारखंड की शाखा बन चुकी है। झारखंड में जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी शाखाएं, जैसे बोकारो हुआ, देवघर हुआ और रांची हुआ। रांची तो खैर काफी बड़ा शहर है, तो इस तरह से करके छोटी छोटी जगह पर, जैसे कि कल ही हम लोगों ने सहारनपुर में भी कार्यक्रम करवाया है। सहारनपुर तो खैर अच्छा खासा आपने मौका दिया है मेरे को भी, उसमें इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। न्यूज़ को आपको बहुत बहुत आभार सहारनपुर में एक अच्छा कार्यक्रम संजोने के लिए। ये अपनी बात को जारी रखिए जी। तो इस तरीके से शुरू हुआ, और क्योंकि दिल्ली तो हम लोग आते ही हैं एयरपोर्ट पर, तो हर साल मुझे एक कार्यक्रम वहां पर करना होता है। तो अभी भी 29 जून को हम लोगों ने जो है ये लापतागंज के जो लल्लन जी हैं, PWD वाले लल्लन जी, आप जानते होंगे क्योंकि बहुत कार्यक्रम देखा है हम लोगों ने बचपन ये कार्यक्रम देखा है, तो वो वहां पर उपस्थित थे। ये हम सभी का एक तरीके से ये खुशनसीबी थी कि वो वहां पर आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके साथ काफी भव्य हंसराज कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया, जिसका श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देती हूँ कि 10 लोग शामिल थे टीम के वहां से, अलग अलग शाखाओं से। तो उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। और बाकी जो कल कार्यक्रम हुआ है कवि सम्मेलन, वो भी इस वजह से हो पाया कि जब भी मैं भारत आती हूँ तो जो रचनाकार जुड़े हुए हैं उनका था स्नेह है, और वो सभी मैसेज करते हैं कि नेहा जी आप आ गई हैं तो एक बार मिल लेते हैं। जैसे कि कल कार्यक्रम में प्रतिभा प्रकाश जी आई थी, तो वो खासकर पंजाब से सहारनपुर सिर्फ मिलने के लिए आई थी,
और जब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पुस्तक निकल चुकी है ब्रह्मसार करके, तो मैंने कहा कि अब सहारनपुर में कार्यक्रम होगा, चलो विमोचन कर विमोचन भी हो जाता है। विमोचन कर देते हैं आपकी पुस्तक का। तो कल विमोचन भी रखा गया साथ में। और जो साहित्य अर्पण के कार्यक्रम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चलते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम में अभी हम लोगों ने कहानी केंद्र का एक सीजन चलाया था, उसकी वीडियो चाहे तो सुन सकते हैं हम लोगों ने, ये जियो सावन पर मिल सकती हैं और अमेजोन प्राइम पर उसकी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ये 2-3 प्लेटफॉर्म और हैं जो मैं अभी फिलहाल भूल रही हूँ, जितने भी हैं ऑडियो पॉडकास्ट जो हैं वो पॉडकास्ट के थ्रू हम लोगों ने वहां पर पहुंचाया है उस जगह पर, तो वहां पर जाकर के सुने जा सकते हैं। ये कहना जो है गलत नहीं होगा कि तमाम तरह की जो है नदियाँ आपके सागर रूप जो है साहित्य अर्पण में डलने का कार्य हो रहा है और जो है गागर में सागर आप भर रहे हैं, लेकिन तमाम भाषाएं आती हैं सामने। कवियों की अपनी सोच होती है, भाषा होती है, शैली होती है। क्या कभी इस तरह की दिक्कतें भी आती है कि भाषागत आपको दिक्कतें आती हैं? आपने बिहार का जिक्र किया, आपने झारखंड का जिक्र किया, आपने रांची का जिक्र किया है, क्योंकि हर जगह का अपनी शैली होती है, अपनी कहावतें होती है, अपना अंदाज होता है। और आप तो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या जो है भाषागत भी किस तरीके की चुनौतियाँ सामने आई है, दिक्कतें सामने आई है जिसको आपको फेस करना पड़ा हो? हिंदी सबसे सरल भाषा है सच कहे तो। और मैंने ये देखा है लोगों में अक्सर कि हिंदी अपनाने के लिए ना लोग एक तो मानने के लिए शायद से कहीं से तैयार नहीं होते कि हम हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे हुआ है कि हिंदी बोलने के लिए लोग खुद सामने आए हैं और हिंदी सीखने के लिए लोग सामने आए हैं कि हाँ, हमें जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं और जो साहित्य से संबंधित है, हमें हिंदी में, आपके हिंदी कार्यक्रमों में हमें भाग लेना है। परंतु मुझे लगता है कि भारत इतना सारा देश, ऐसा देश है, विभिन्न परंपराओं का देश है, बिल्कुल विभिन्न परंपराओं का देश है और इतनी सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो बहुत बार मेरी शाखा के जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि झारखंड की जैसे मैंने बात बताई, तो अभी शिलू मेघा जी अध्यक्ष हैं वहाँ की, तो शिलू मेघा जी से बात हुई तो शिलू मेघा जी कहने लगे कि मैडम बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको झारखंडी भाषा में भी कार्यक्रम करना है। तो मैंने बोला शिलू जी एक काम कीजिएगा, लेकिन मिला दीजिएगा झारखंड शाखा में झारखंडी भाषा और हिंदी दोनों का कार्यक्रम एक साथ होना चाहिए ताकि आनंद दोनों को आए। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब वही चीज झारखंडी भाषा जब हिंदी में ट्रांसलेट होगी और हिंदी की भाषा जब झारखंडी में ट्रांसलेट होगी तो उसका महत्व बढ़ जाएगा वहां पर। नहीं जी, एक सवाल आ रहा है कि ये कि एक युवा कवि या जो चाहता है कि मैं एक टारगेट पूरा करूं या कुछ अच्छा लिखूं, क्योंकि मैंने शुरुआत दौर में कहा था कि जहां रवि नहीं जा सकता वहाँ कवि पहुँच जाता है। और एक सोच किस गांव से, किस क्षेत्र से निकल कर आ रही है, आखिर वो आपके साथ जुड़े तो जुड़े क्यों, उसको आपके साथ जुड़ने का लाभ क्या होगा, साहित्य अर्पण बेहतर क्या दे सकती है एक उस कवि को जिसकी अपनी इच्छाएं हैं। क्योंकि आपने कहा कि शुरुआती दौर में अपने पिताओं के लिए, अपने पिताजी को, मायके वाले पिताजी को और ससुर वाले पिताजी को, अपने जो ससुराल में जो पिताजी मिले हैं उनको दोनों को जो है समर्पित होकर जो है साहित्य अर्पण की एक शुरुआत की है, तो उनको मंच देने का कार्य किया है। वो चीज़ें वो अल्फाज डायरी में बंद होके कैद ना रह जाए, कभी आपके मन में इस तरह की पीड़ा थी उसके लिए शुरुआत की है। लेकिन एक गाँव से दूर बैठा हुआ एक कवि जो चाहता है कि मैं बहुत अच्छा करूँ, उसके लिए बेहतर क्या आप दे सकते हैं और आपके साथ क्यों जोड़े, उसके लिए साहित्य अर्पण क्या संजो के रखता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये होता है जरूरी, देखिए मेरे ख्याल से मन के भावों को बाहर निकालना सबसे मुश्किल कार्य है और ये वही कर सकता है जिसके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा होती है एक तरीके से। क्योंकि मैं ये चीज मानती हूँ और करीब से महसूस करती हूँ, क्योंकि जब एक कवि जानता है कि जब मन में भाव आते हैं ना तो रुका नहीं जाता है लिखने से। और बहुत सारे रचनाकार हैं, मुझे अभी भी मैसेज आते हैं लोगों के कि मैडम हमें लिखना है। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने पहले कभी लिखा है, तो जब अगर वो कहते हैं कि हाँ हम लिखते हैं परंतु हमने कभी मंच साझा नहीं किया है, कभी हम लोग मंच पर हम लोगों ने कभी कविताएं नहीं लिखी है या हम लोगों ने सिखाई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उनके लिए आयोजन रखते हैं। फेसबुक समूह है, यदि सर्च करना चाहे तो साहित्य अर्पण नाम से मिल जाएगा, वहां पर आयोजन होते हैं लगातार।
और उनको विषय दिया जाता है वहां पर लिखने के लिए, ताकि उनकी लेखनी निखरे, ताकि उनको पता लगे कि हम कैसा लिख पा रहे हैं। और साथ में समीक्षक भी हमारे साथ में रहते हैं जो समीक्षाएं करते हैं रचनाओं की, जिससे उनकी लेखनी और बेहतर बन सके। और साथ में रही बात नवोदित कवियों की जो मंच पर आकर के सुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं जिसमें रचनाकार आते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, और साथ में सुझाव भी दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं। सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जो मैं व्यक्तिगत अगर चर्चा करूं, व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, जो नेहा जी एजुकेशन वैल्यूएशन की मैं आपकी बात करूंगा, और जो आपके जो कुछ वो लेखन के जो उद्गार हैं वो भी सामने आए, क्योंकि जो पूरा इंटरव्यू आपका या कवियों का इंटरव्यू है, कवि भाषा में अगर बात न हो तो लगेगा कि यह कहने की कोताही बरती गई है, कहने की हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं अपने दर्शकों के साथ में। जो है कुछ सुनाया जाए आपके माध्यम से जो आपने बेहतर लिखा होगा। और आपकी यात्रा, व्यक्तिगत यात्रा की मैं बात करूँ, कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दरअसल बहुत सारी विधाओं में लिखती हूँ, क्योंकि जब विधाओं की बात होती है ना, तो मुझे लगता है कि अगर आप विधाएं सिखा रहे हैं तो आपको स्वयं को भी आना चाहिए, विधाएं आनी चाहिए, उस बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है, लेखन क्या होता है, और इसमें कौन कौन सी विधाएं चल रही हैं, कौन कौन सी विधाएं आप पारंगत हैं उन विधाओं में। तो बहुत सारी विधाएं हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है, जैसे लघु कथा ही है, उसके बारे में इतने सारे मत आते हैं। तो लोग बोलते हैं छोटी होती है लघु कथाएं, पर मैं कहती हूँ कि फाउंडेशन नहीं होता है लघु संदेश वाहिनी रहती है मुझे। बिल्कुल, उनमें पंच होता है। और दूसरी बात होता है कि उनका अंत ऐसा कर देना चाहिए कि श्रोताओं पर, पढ़ने वाले पर छोड़ देना चाहिए कि अंत कैसा हुआ है। समय का कालखंड दोष उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लघु कथा में। अभी हमारा कार्यक्रम हुआ किस्सों का बक्सा, तो किस्सों में 3-4 चीजें होती हैं गद्य में: कहानी, संस्मरण, लघु कथा और किस्सा। तो सब लोग पूछते थे कि आखिर किस्सा है क्या, कहानी में, संस्मरण में, किस्से में, लघु कथा में अंतर क्या है। तो मैंने लघु कथा का तो आपको बता ही दिया है। कहानियां होती है जिसमें किरदार होते हैं, उसमें विलन भी होते हैं, और वो चीज आप लिखते हैं। संस्मरण होता है जो आपके साथ बीता होता है, उन्हें आप पन्नों पर उतार देते है। लेकिन सिर्फ किस्सा ऐसी चीज होती है जो सुनाया जाता है, लिखा नहीं जाता। किस्सा जैसे ही पन्नों पर आएगा वो संस्मरण बन जाएगा। तो सिर्फ ये बाल बराबर अंतर है इन दोनों में। तो इस तरीके से जब समझाया गया तो लोगों को समझ आया कि हाँ, किस्सा और संस्मरण दोनों ही चीजों में अंतर है यहाँ पर। तो इसी तरीके से तो मतलब कि मैंने भी बहुत कुछ लिखा है। मैंने राजपुर गांव में मेरे नाना रहे हैं, मैंने उनका पूरा जीवन परिचय लिखा है। उसकी पुस्तक की मैं तैयारी कर रही हूँ प्रकाशित करवाने की। मेरी खुद की एक पुस्तक आ चुकी है लहरें में की, जिसमें अलग अलग ये सब कुछ है, रचनाएं हैं। और दुबई में भी हम लोग काफी सारे कार्यक्रम करवाते रहते हैं साहित्य अर्पण के, जो अभी तक हो चुके हैं। और पापा ने भी बहुत बार, मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने बहुत बार उसमें सहभागी। एक कार्यक्रम हम लोग भूटान में करवा चुके हैं अभी कुछ महीने पहले। और भारत तो अपना घर है, तो यहाँ तो कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अपना घर तो डर कैसा रहता है वो। बिल्कुल। दर्शकों के लिए यह कुछ सुनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मेरी 2 पंक्तियां हैं। मैं वैसे 6 पंक्तियां बोलूंगी अलग अलग रचनाओं की। तो आपका स्वागत है। सबसे पंचलाइन जो मेरी हमेशा होती है वो ये होती है कि समंदर की आवाज को तुम शोर कहते हो, समंदर की आवाज को तुम शोर कहते हो, बड़े पागल हो, मुझे बोर कहते हो। समंदर की आवाज को तुम शोर कहते हो, बड़े पागल हो, मुझे बोर कहते हो। खड़े होते हो महफिल में जब भी, खड़े होते हो महफिल में जब भी, मुझे ही सुनने को मंसूर कहते हो। तो इसके साथ में एक और कविता है जिसकी 2 पंक्तियां हैं और मुझे बहुत पसंद है। और वो ये है कि कौन कहता है लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं, कौन कहता है लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब, जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं, जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मंगल कामनाएं है। आपका ये यात्रा हमेशा जारी रहे, इस पे अल्प विराम ना लगे और पूर्ण विराम तो किसी के दिमाग में इस यात्रा में आ ही ना। मंगल कामनाएं आपको बहुत 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 आपको बहुत बहुत आभार बातचीत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत कीजिए अपने बात। हमने खुशबुओं के बंद खोल दिए,
हवा अब तेरी जिम्मेदारी। साहित्य अर्पण के विषम पितामह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर अधीर जी जो है, आप सहारनपुर के निवासी हैं और उस परिवार से वास्ता रखता है जिस परिवार ने जो है बाहर विदेशों में जाकर जाए या बाहर विदेश में जाके दुबई की हम बात करें, साहित्य अर्पण को जो है जन्म देने का कार्य किया है। आप हैं हमारे साथ में जो है नेहा जी के जो है आप ससुर हैं और जो है उनकी ननी जो मायका रहा है वहाँ पे जो है उनका वास्ता रहा है, एक कवि हृदय परिवार से वास्ता रहा है। और जब ससुराल में आई हैं तो वहाँ पे जो है कवि हृदय जो है ससुर उनको मिले हैं और तमाम तरह की जो है कल कार्यक्रम में जो इनको सुनने का मौका मिला, तमाम तरह की जो है कविताएं आप जो है लिखते हैं करते हैं। परिवार में जो है जो कवि परिवार आपने बनाने का प्रयास किया, इसकी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत सूक्ष्म शरीर उसमें जो है शब्दों में जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत क्या कहाँ से आपकी हुई है, कैसे आपने शुरुआत की है। आज यह साहित्य अर्पण आपके परिवार से निकल रहा है, नेहा जी के माध्यम से जो है उन्होंने एक मंच देने का कार्य किया है, कैसा महसूस करते हैं बताएं। मैंने स्वयं लिखना शुरू किया अशोक चक्रधर जी के कार्यक्रम वाह वाह को देखकर। जी। उन्होंने एक दिन एक पंक्ति उछाली, पहले ये कहते हुए कि हर व्यक्ति में एक कवि छिपा होता है, और उन्हें पहली पंक्ति उछाली, हर चेहरा दागदार है, किस किस को धोइए। इसको पूरा करना था स्टूडियो बैठे लोगों से। मैं तो अपने घर में बैठा था जी। अच्छा। मेरे पास कोई साधन भी नहीं, तकनीकी साधन भी नहीं था उस समय बात पहुंचाने का। फिर मैंने अपनी कागज पे लिखा, पेन उठाया, कलम लिखा हर चेहरा दागदार है, किस किस को धोइए, अंधे के आगे रोके क्यों, अपने नैन खोइए। बस वो मेरी पहली तो बंदी थी जिसको मैं उस समय बहुत बड़ी कविता समझता था। फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। पहले व्यवस्था को ऊपर लिखा, नेताओं के ऊपर ये और वो नेताओं के ऊपर लिखा, तुलना की थी आज के नेताओं के तुम लोगों से, इस तरह से। फिर उसका धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर मेरे बेटे की शादी हुई, मेरा एकमात्र पुत्र है और बेटी कोई नहीं है। तो जब नेहा मेरे परिवार में आई तो मैंने इसमें बेटी और बहू दोनों का ही रूप देखा, निहाल हो गए। और जब मुझे पता चला कि ये भी लिखती है तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ मिलने वाला है, एक ऐसा माध्यम मिलने वाला है जिससे मेरे सृजन की खुशबू दूर तक फैल सकती है। तो आजकल की पीढ़ी कंप्यूटर आदि का कार्य हम लोग उससे बेहतर जानते हैं। पर आते ही मैंने इससे बोला कि बेटा, जब तुम लोग की पीढ़ी तो बहुत अच्छा जानती है, तो तुम कुछ हमारे लिए मंच खोजो, नहीं तो मेरी रचना केवल डायरी में कैद होकर दीमक का आहार बन जाती। और जो तो दीमक से बचा के उसको दीपक दिखाने का काम बेटा तुमको करना है, ताकि बाद में स्वयं एक दीपक बन के समाज को दिशा दे सके। और मेरे लिए साहित्यकार का मतलब है, साहित्यकार या आप लोग पत्रकार, साहित्यकार तो समाज का दर्पण है, पत्रकारिता भी समाज का दर्पण है। साहित्यकार हो या पत्रकार हो, उसे व्यवस्था के लिए अगरबत्ती नहीं होना चाहिए, मोमबत्ती होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगरबत्ती नहीं बनना चाहिए, जो है दर्पण का कार्य करते हैं। हाँ, दर्पण का मतलब है कि दर्पण जो है किसी का गुलाम नहीं होता, वो सच कहने का जो है हिम्मत रखता है। इस तरह साहित्यकार और पत्रकार और जोड़ना चाहूँगा, और न केवल दर्पण बनना चाहिए बल्कि दर्पण पर जमी हुई जड़ता की धूल, पक्षपात की धूल को हटाने कार्य भी समाज को करना चाहिए, पत्रकार को करना चाहिए। अब देखिए प्रेमचंद को देखिए, चाहे तो वो भी राय साहब बन सकते थे, उनके पहले भी सर लग सकता था, राय बहादुर लग सकता था, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया और इतने सरल शब्दों में हमारे सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की, जागृति लाने की, राष्ट्रीय चेतना लाने की इतनी भरपूर कोशिश की कि वो आज भी वो अमर कथाकार बने। भले ही प्रतिभा में
आने उसके उनके बाद वाले कथाकार उनसे कहीं बढ़ चढ़ कर हो, लेकिन जो हृदय में स्थान प्रेमचंद का है उसे कोई नहीं छू सकता। उसे एक अनपढ़ से लेकर अशिक्षित से लेकर उच्च शिक्षित तक सभी इसको पढ़ सकते हैं, मुंशी उसका प्रेमचंद लाभ ले सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद को जो है मुंशी बनाने का या साहित्यकार बनाने का काम अगर किसी ने किया, उसको उनके लेखन ने किया, उनके कलम ने किया, बात सच कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बात की जाए सहारनपुर जनपद से जुड़े जाए उन युवा पत्रकारों की बात, युवा या कवियों की बात की जाए जिनके लिए आपने एक रोशनी देने का कार्य किया है, ये यात्रा जारी कैसे रहेगी? और सहारनपुर की पश्चिम में अगर हम बात करें, पश्चिम में भी जैसे साहित्य अर्पण काम कर रहे हैं, मैं कल देख रहा था मंच पर आपके, उसके लिए आप बेहतर प्रयास क्या कर सकते हैं जो युवा कवि यहाँ पे आपके साथ जुड़ के चलना चाहें? तो युवाओं को मेरा संदेश यही रहेगा, पहले तो उनको सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य और स्वस्थ मानसिकता। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि इतना हंसो कि रोने का वक्त ना मिले, क्योंकि हंसी एक ऐसा ईश्वर प्रदत्त वरदान है जो केवल मनुष्य को प्राप्त है। आपने कभी किसी पशु पक्षी को हंसते हुए नहीं देखा। इसमें कंजूसी क्यों? एक हंसी हो जो हमारे हृदय की जमीनदारी को हो सके, सामने वाले को हंसी दे सके, सामने वाले को रुलाए नहीं, मुझे हंसी दे दे। और युवाओं को मेरा संदेश यही होगा, जैसा मैंने अभी कहा, उसे अगरबत्ती नहीं मोमबत्ती बनना है। उसे केवल दर्पण नहीं, दर्पण साफ करने वाला एक सूखा कपड़ा भी बनना। और युवाओं को अपने आंख और कान और मुंह तीनों खोल कर रखें, पर ज्यादा सुनना है, ज्यादा देखना है, और उन सब जो देखे हुए सुने ज्ञान को, जो भी इनपुट है, उस सब को विवेक की तला पर तोड़कर उचित और अनुचित का निर्धारण करके अपनी जिह्वा द्वारा, लेकिन भी एक प्रकार की जिह्वा ही है, उसको उतारना चाहिए। सुधीर जी, जो दर्शक चाहते हैं कि आप जनाब अपना जो हंसी की बात की है, आपने हास्य की बात की है, हास्य रचना आपके लिखित सब लिखित अगर आपके कलम से उकेरी गई हो, आपके कलम से लिखी गई हो, थोड़ा परोसने का काम करें हमारे दर्शकों के लिए, इसलिए बैठ कर हास्य रचना तो कभी मेरे पास हास्य रचना भी कह सकते हैं। और उसको एक घड़ी का बांधी हाथ में, एक घड़ी का बांधी हाथ में, ये वक्त तो न जाने क्यों मेरे पीछे पड़ गया। और उसके आगे मैंने जोड़ा है कि कल की आपाधापी में मेरा अपना ही आज खुद मुझसे ही पिछड़ गए। उतना ही पिछड़ गया, मेरा अपने आज खुद मुझसे पिछड़ गया। और एक और है हास्य भी, और इसको चेतना की बात बोल सकते हैं कि जब घड़ी किसी के पास नहीं थी तो वक्त सबके पास था, और आज जब घड़ी सबके पास है तो वक्त किसी के पास नहीं है। और मैंने जिंदगी के बारे में लिखा है, कुछ इस तरह ये जिंदगी, कुछ इस तरह ये जिंदगी कटती चली गई, कुछ इस तरह ये जिंदगी बढ़ती चली गई, आधी सिर्फ आस में, आधी सिर्फ आस में, बाकी सिर्फ काश में कटती चली। आस और काश आपने जिक्र किया। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है सुधीर अधीर जी। और ये यात्रा यूं ही जारी रहे, इस यात्रा में कोई विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम कभी ना लग पाए। हमेशा उगता सूरज, दोपहर का सूरज आप और आपके जय साहित्य अर्पण बनकर रहे। आपको बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत आपको जो है आभार, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।